हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एचएसएससी ने ड्राफ्ट्समैन, ऑपरेटर, मैकेनिक, फॉरेस्टर, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन जैसी पोस्ट्स के लिए सीईटी मेंस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आज इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। भाई इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, फॉर्म आपके कब से भरे जाने शुरू होंगे, ये ग्रुप वाइज हो सकता है या पोस्ट वाइज हो सकता है, रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो होगी, और एक सेफ स्कोर भी जानने की कोशिश करेंगे। ये कट ऑफ नहीं है जो भैया हम हमेशा प्रेडिक्ट करते आते हैं और 100% एक्यूरेट रहती है, लेकिन अब की बार हमारे पास डाटा नहीं है तो उसको हम प्रिडिक्ट नहीं करने लग रहे। लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर के बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ बात कर लेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा या हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर हम नंबर 1 है। आप हमारे साथ जुड़ के अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर AEGE सिविल क्लब हरियाणा इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये एडवर्टीजमेंट है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर रखा है। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश कब हुई है। 9 जनवरी 2026 को ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई है। और जैसे आपको पता है CET 2022 का जो स्कोर है 10 जनवरी को इनवैलिड हो जाता, तो उससे एक दिन पहले इसको पब्लिश इसलिए किया है ताकि आपका जो पिछले वाले CET का स्कोर है वो भी इसके अंदर वैलिड रहे। के लिए जो फॉर्म है वो 2 फरवरी 2026 से भरे जाने चालू हो जाएंगे और जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म फिलिंग की वो 15 फरवरी 2026 है। अब इसके अंदर और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या लिखी गई है, फिर हम पोस्ट देखेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में तो यही लिखा गया कि भाई इस वाले लिंक के ऊपर जाके जो कि 2 फरवरी 2026 से चालू होगा, आप अपने एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। फिर इसके अंदर क्या बताया, सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया। भाई जो 31/12/2024 को हरियाणा CET का जो नोटिफिकेशन आया था, गजट नोटिफिकेशन, CET पॉलिसी उसके अंदर एक्सप्लेन की गई थी, उसके हिसाब से ये वाली रिक्रूटमेंट करी जाएगी। मिनिमम मार्क्स कितने हैं, जनरल कैटेगरी को मिनिमम 50% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे और जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनको मिनिमम 40% मार्क्स इसके अंदर लेके आने पड़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका ये एग्जाम होगा और OMR बेस ये एग्जाम होगा। फिर चैप्टर नंबर 6 के अंदर रिजर्वेशन के बारे में लिखा गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी में भी आपको बहुत सारे डाउट थे, लेकिन इसमें इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि भाई रिजर्वेशन का फायदा अब आपको हर स्टेज के अंदर मिलेगा। 6.2 नंबर पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई किस डिपार्टमेंट के अंदर जनरल की कितनी सीट है, OBC की कितनी सीट है, EWS की कितनी सीट है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो कंसर्न डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। जो भी वहाँ पे रिजर्वेशन का रोस्टर चलने लग रहा होगा उसके हिसाब से हर कैटेगरी की अपनी अपनी सीट का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिपार्टमेंट डिसाइड कर देगा। फिर इसके अंदर पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। 6.4 के अंदर देखिए, अगर कोई रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट है, ओपन कंपटीशन के अंदर यानी जनरल से ज़्यादा नंबर लेके आ जाता है, तो भाई उसको हम जनरल की सीट पे ही सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा बातें इन्होंने इसमें लिखी गई हैं। फिर जो OBC हैं, EWS हैं, भाई उनको कौन से वाला सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से वाले फॉर्मेट में चाहिए, और इस वाली तारीख से पहले का या इस वाली तारीख से बाद का सर्टिफिकेट आपको इसके अंदर सबमिट करना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। जैसे कि आपको पता है भाई ये सारी एडवर्टीजमेंट पहले भी एडवर्टीजमेंट हुई थी, लेकिन उनका पेपर नहीं हो पाया था, यानी कि अब ये दोबारा से री एडवर्टीजमेंट हो रही है। तो जिन बच्चों ने पहले भी इसका फॉर्म भरा था वे एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उनको अप्लाई तो न्यू ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप ये कहो कि सर मैंने तो पिछली बार अप्लाई कर दिया था, अब की बार मैं अप्लाई नहीं करना चाहता। आपको अप्लाई तो न्यू करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लेना चाहते हो और आपने पहले भी अप्लाई किया था इन एडवर्टीजमेंट के लिए, तो आप एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो उसके रिगार्डिंग भाई बातें बताई गई हैं। भाई आपके पास सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, ढंग से आपको फॉर्म सबमिट करना है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक्सपीरियंस के बारे में लिखा गया है। भाई अगर आप एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लेना चाहते हो या भाई किसी किसी डिपार्टमेंट के अंदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ही मांगा गया कि भाई आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसका फॉर्मेट इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है। उसी फॉर्मेट के अंदर आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो हम आगे देख लेंगे, वो इसमें दे रखा है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में बताया है। एज स्किल और रिटन एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड फॉर मल्टीपल पोस्ट स्लैश डिपार्टमेंट इन ग्रुप्स, यानी कि एक ग्रुप बना दिया उसके अंदर अलग अलग मल्टीपल पोस्ट हैं और उसके लिए हम एक रिटन एग्जाम करने लग रहे हैं, और इसमें इन्होंने ये लिखा मल्टीपल पोस्ट स्लैश डिपार्टमेंट। और इनका कहने का ये मतलब है भाई हर जो कैंडिडेट है ऐसे नहीं है कि भाई वो पूरे ग्रुप में एक बारी में अप्लाई कर देगा, एक एक पोस्ट उसको सिलेक्ट करके अप्लाई करना पड़ेगा, पोस्ट प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, और इस चीज़ का मतलब वही निकल के आ जाता है कि आपका एग्ज़ाम पोस्ट वाइज ही होने की ज़्यादा उम्मीद है। फिर चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये लिखा हो भाई आपके डॉक्यूमेंट कब चेक होंगे। आपके डॉक्यूमेंट अभी चेक नहीं होंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट का आपका वो डिपार्टमेंट ही करेगा, तो कमीशन अभी कोई भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करेगा। वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखी है।
चैप्टर नंबर 13 में ये बता रखिए अगर दो कैंडिडेट के सेम नंबर है तो जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और चैप्टर नंबर 14 में ये बताया भैया अगर आपका रिजेक्शन किस किस बेस पे हो सकता है। तो रिजेक्शन के कारण तो यही है भैया आपने एक पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा बार अप्लाई कर दिया, अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट किया, आपके पास एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, तो भैया आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 15 में बता रखे भाई कमीशन का डिसीजन ही फाइनल हो, यानी कि जनरल सी बातें लिखी गई हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इसके अंदर आपको बताया गए हैं। भाई जनरल कैटेगरी वालों को तो क्या चाहिए, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन, फोटो, साइन और अंडरटेकिंग। और जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं उनको क्या चाहिए, उनको एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और एक उनको क्या देना पड़ेगा, जो भी उनका सर्टिफिकेट अभी डीएससी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, यानी जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं भाई किस किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कौन कौन से सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। अब हम सीधा ये देख लेते हैं टोटल कितनी पोस्ट इसके अंदर आई है। ठीक है, अच्छा ये एनेक्सर 1 दिया हुआ है। एनेक्सर 1 के अंदर इन्होंने क्या बताया, विड्रॉल नोटिस, यानी पिछले सीईटी के अंदर जो जो रिक्रूटमेंट आई थी उनको कमीशन ने विड्रॉ कर लिया था और अब उनको क्या करा, री एडवर्टीजमेंट किया है। तो वहीं इन्होंने बताया कि भाई ग्रुप नंबर 57 के 376 नंबर कैटेगरी के अंदर 65 पोस्ट थी, उसको हमने क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था। और वो इन्होंने लिख भी रखा कि भाई बाद में हम इनको क्या करेंगे, री एडवर्टीजमेंट करेंगे इनको। उसके अलावा 61 यानी कि जो ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट थी इसके अंदर, ग्रुप नंबर 26 देखिए इसके अंदर जो ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट थी, तो वे सारी अभी क्या हुई हैं, री एडवर्टीजमेंट हुई हैं दोबारा से। जो हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन था 14/2024 5600 पोस्ट थी इसके अंदर, और अभी जब री एडवर्टीजमेंट हुई हैं तो 5500 पोस्ट के साथ ये री एडवर्टीजमेंट हुआ है। तो ये वाला जो विड्रोल का नोटिस था पिछले साल आया था कि भाई इन पोस्ट को हम क्या करने लग रहे हैं, विड्रोल करने लग रहे हैं। लास्ट पिछले साल का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। फिर इसके अंदर एनेक्सर दिए हुए हैं भाई किसी को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है तो इस फॉर्मेट के अंदर वो अपना सर्टिफिकेट बनवाएगा। प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम करता है तो इस वाले फॉर्मेट में बनवाएगा। वो ओबीसी वाला कैंडिडेट है वो इस वाले फॉर्मेट में अपने सर्टिफिकेट को बनवाएगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट इसके अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। उसके अलावा जो सभी कैंडिडेट हैं उनको भी एक सर्टिफिकेट इसके अंदर सबमिट करना पड़ेगा। एनेक्सर 9 करके है, ये देखिए एनेक्सर 9 अंडरटेकिंग, कि भाई मैंने इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ लिया है और सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मैं सही सही सबमिट करने लग रहा हूँ, वो वाली चीज़ इस वाले एनेक्सर के अंदर लिखी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं, अपेंडिक्स ए एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2026। इसके अंदर ये बताइए भाई कितनी पोस्ट है और किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले आ जाती है फॉरेस्टर की पोस्ट, लेवल 5 की जॉब है इसके अंदर, और ये आप सीट देख सकते हैं कितनी कितनी सीट इसके अंदर है। टोटल इसके अंदर 50 वैकेंसी है। और भाई जो जो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए मेल के लिए फीमेल के लिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, या भाई जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को देख रहे होगे, भाई ड्राफ्ट्समैन वाली जो पोस्ट है वो कितनी आई है या कौन सा ग्रुप है। तो ड्राफ्ट्समैन का अब की बार ग्रुप नंबर 2 बनाया गया है और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आई है। तो सबसे मेन देख लेते हैं, इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 100 वैकेंसी आई है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर ट्रेसर की 44 है, कंट्री टाउन प्लानिंग के अंदर 25 है, कंट्री टाउन प्लानिंग के अंदर जूनियर ड्राफ्ट्समैन की 15 पोस्ट है, PWD-P&R के अंदर असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की 52 पोस्ट है। और इसके अंदर आप ये लेवल भी देखते हुए चलिए, पे लेवल कितना है, पे लेवल 6, यानी लेवल 6 की ये जॉब है। और अगर आपने एक बार इसके ऊपर ज्वाइन कर लिया तो आप लेवल 6 की दूसरी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 महीने का टाइम बीत जाता है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, आप इस लेवल 6 की किसी भी और पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ना उसे छोटे वाले के लिए कर सकते, अगर उसी हाई लेवल की आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको पता ही है HSSC के अंदर लेवल 6 से बड़ी कोई पोस्ट आती नहीं, यानी कि एक बार इसमें आपने सिलेक्शन ले लिया तो आपको दोबारा CET प्री का एग्जाम देकर नया स्कोर कार्ड हासिल करना पड़ेगा, और तब आप दोबारा इसके लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी लेवल 6 की पोस्ट के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट ने BTech कर रखी है और वो JEE लगना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, तो इस चीज़ को वो ध्यान में रखना कि भाई ड्राफ्ट्समैन का अगर वो फॉर्म भरते हैं तो वो JEE और सिलेक्शन उनका हो जाता है तो वो JEE की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर वे JEE की पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा से CET का एग्जाम देना पड़ेगा और नया स्कोर कार्ड हासिल करना पड़ेगा, तभी वे फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर पोस्ट के अंदर आप अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी देख सकते हैं। अब इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम 8 नंबर वाला जो डिपार्टमेंट है उसकी बता देता हूँ। मैट्रिक और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड, यानी कि भाई 10वीं क्लास होनी चाहिए और साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। बाकी यहाँ पे इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग लिखना चाहिए था, लेकिन आप इस चीज़ को समझ जाओ भाई आपके पास इसके लिए क्या होना चाहिए, तो ड्राफ्ट्समैन का 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने सिविल से डिप्लोमा किया हुआ है या सिविल से आपने BTech करी हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो।
हरियाणा की कोई भी पोस्ट होती है, हायर डिग्री जिसके पास है वो सभी उसके फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि आपसे अगर 12th लेवल की कोई पोस्ट है तो ग्रेजुएशन वाला उसको नहीं भर सकता। वो भी अगर आपके पास बड़ी डिग्री है तो भी आप छोटे लेवल वाली पोस्ट को भर सकते हो। तो सिविल से जिसने बीटेक करी है, डिप्लोमा किया है, या ड्राफ्ट्समैन से जिसके पास 2 साल का सर्टिफिकेट है, वो इन ड्राफ्ट्समैन वाली सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सिविल में अगर आपके पास बीटेक है, एमटेक है या डिप्लोमा किया हुआ तो आप ड्राफ्ट्समैन वाली पोस्ट्स को भर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया लेवल 6 वाले किसी भी पोस्ट के लिए तो आप सेम लेवल की या उससे छोटे वाले लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, सीईटी का पेपर दोबारा देके नया स्कोर कार्ड हासिल करना पड़ेगा। अगर आप जेई बनना चाहते हो या कोई और आपका सपना भाई लेवल 6 की जॉब पाने का, तो आप इस फॉर्म को ना ही भरें तो बढ़िया है। तो मेरी तो आपको यही सलाह रहेगी। लेकिन आप ये चाहते हो कि सर चलो कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, लेवल 6 की नौकरी भी कोई ख़राब नहीं होती, मतलब ख़राब तो क्या है, मतलब ड्राफ्ट्समैन की नौकरी भी ख़राब नहीं होती, बहुत बढ़िया है। और किस्मत में रहा तो जेई हम बाद में बन जाएंगे, देखी जाएगी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अगर आप बनना ही जेई चाहते हो, या आपका भाई सब इंस्पेक्टर का या ग्राम सचिव का, पटवारी का, या कोई भी आपका और कोई ऐसा ड्रीम है कि भाई मैं इस वाली पोस्ट को लेना चाहता हूँ, आपके बढ़िया नंबर है और आप इस वाले फॉर्म को भी भर सकते हैं, तो सोच समझ के ही भरना कि भाई अगर आपने एक बार लेवल 6 की जॉब हासिल कर ली तो सेम स्कोर कार्ड के हिसाब से आप दोबारा लेवल 6 की जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ग्रुप नंबर 2 तो बना है ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए। फिर आ जाता है ग्रुप नंबर 3। ये किसके लिए, ये जो ईसीई के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट है, उनके लिए ग्रुप है। नेटवर्क असिस्टेंट, प्लांट अटेंडेंट और टेक्नीशियन की इसके अंदर पोस्ट आई है। तो जिन्होंने इंजीनियरिंग वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करी हुई है वो इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। तो ईसीई वाले स्टूडेंट भी मेरे पास बहुत ज़्यादा डाउट पूछते हैं कि सर हम एलएम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, या जेई इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो भाई आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। जो जेई इलेक्ट्रिकल है और एलएम की पोस्ट है वहाँ पे केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन वाला कोर्स है, ईसीई वाला, तो आप इस वाले को भर सकते हो, जो ये ग्रुप नंबर 3 है। भाई नेटवर्क असिस्टेंट और प्लांट अटेंडेंट या टेक्नीशियन वाला जो पोस्ट है इसके लिए आप एलिजिबल और आप इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रुप नंबर 4 आ जाता है भाई ऑटो डीजल मैकेनिक का, ऑपरेटर का या मैकेनिक का। इसके अंदर भी अच्छी खासी संख्या में पोस्ट आई है। इसके अंदर कैटेगरी नंबर 30 के अंदर देखिए, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेटर की 201 पोस्ट है और स्टेट ट्रांसपोर्ट के अंदर मैकेनिक की 342 पोस्ट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ मैं 30 और 33 नंबर के लिए। क्या जो 30 नंबर वाला है आपके पास क्या होना चाहिए, IITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल ट्रेड होना चाहिए और साथ साथ आपके पास 5 साल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और साथ साथ आपको क्या चाहिए, 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो 30 नंबर वाली जो पोस्ट है, टोटल इसके अंदर कितनी वैकेंसी हैं, 201 वैकेंसी हैं इसके अंदर। वैसे तो लेवल 2 की है ही, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर अच्छी खासी मांगी गई है। तो जिन जिन के पास ये वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं ग्रुप नंबर 5 के अंदर क्या। ग्रुप नंबर 5 के अंदर फिटर का हो गया, टेक्नीशियन फिटर हो गया, इसकी पोस्ट आई है। और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है, मैट्रिक विद 2 ईयर IITI कोर्स इन फिटर एज मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी कि फिटर का आपके पास IITI कोर्स अगर आपने करा हुआ है तो भाई आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। 2 ईयर IITI कोर्स इन फिटर, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास इससे हायर डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, फिटर के अंदर आपने IITI की हुई होनी चाहिए। फिर आ जाता है ग्रुप नंबर 6। ये इलेक्ट्रिकल के जो ड्राफ्ट्समैन है उनके लिए पोस्ट है। काफ़ी मतलब पोस्ट तो कम ही आई है इसके अंदर, लेकिन जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भाई बीटेक करी हुई है या 2 साल का ड्राफ्ट्समैन के अंदर उनके पास सर्टिफिकेट है तो इस वाले फॉर्म को भरने के लिए भी एलिजिबल है। फिर ग्रुप नंबर 7 के अंदर असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की पोस्ट है। फिर आ जाता है ग्रुप नंबर 8। इसके अंदर किसकी पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट, जो आर्कियोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है उसकी पोस्ट है। और ये इसके अंदर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। फिर आ जाता है ग्रुप नंबर 9, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है और टोटल 24 पोस्ट आई हैं इसके अंदर। फिर आ जाता है ग्रुप नंबर 10, फिर ड्राफ्ट्समैन का ग्रुप आ गया और सिविल इंजीनियरिंग वालों का ही ग्रुप है ये। असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन सिविल हाउसिंग बोर्ड के अंदर और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर। और इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में पोस्ट है, लेकिन पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तब ज़्यादा थी। अब ये री एडवर्टीजमेंट हुई तो थोड़ी वैकेंसी कम होकर आई है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे काफ़ी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आई हुई है। और सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का किस चीज़ के अंदर है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर जो असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन सिविल की पोस्ट है ना, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा डाउट है
कि भाई इसके अंदर कौन से वाला सर्टिफिकेट आपका चलेगा। तो उस चीज़ को देख लेते हैं। इस चीज़ को एचएसएससी ने अब की बार थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करी और काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को यहाँ पे समझाया। तो 48 नंबर जो कैटेगरी है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए आप क्या मांगी गई है। पास ए रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट कोर्स इन सिविल ड्राफ्ट्समैन कंडक्टेड बाय द स्टेट आईटीआई एंड वोकेशनल डिपार्टमेंट। या तो आपके पास सिविल ड्राफ्ट्समैन के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स हो, या भैया आपके पास बीटेक की डिग्री हो, या 3 साल का जो डिप्लोमा होता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वो हो आपके पास। यानी कि सेम वही वाली क्वालिफिकेशन है जो आपने ग्रुप नंबर 2 के अंदर पढ़ी थी, लेकिन साथ साथ इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ दी इन्होंने। सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑटोकैड वाटर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इंक्लूडिंग 2D एंड 3D ऑटोकैड 3D आर्क इन्फो स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रो फ्रॉम ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। यानी कि आपके पास ऑटोकैड के अंदर या जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं इसके अंदर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कहाँ से होना चाहिए? ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर की तरफ से आपके पास इसके अंदर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं इनका ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, कौन सा होगा, कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं होगा, उस चीज़ में अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। एचएसएससी ने ये चीज़ यहाँ पे लिख तो दी कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर का ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन अभी तक ना तो हमें इस चीज़ के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है। बाकी इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ लिख के थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि भाई आप इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं, या भाई bentley.com.product ट्रेनिंग सेंटर इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। लेकिन मैंने इन दोनों वेबसाइट के ऊपर गया, हर जगह पता करने की कोशिश करी, लेकिन कोई क्लियरली ऐसी चीज़ नहीं पता चलने लग रही कि भाई इसका सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी, आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट है ऑटोकैड का, ऑटोडेस्क का, हार्ट्रॉन का, या और भी हरियाणा के अंदर अलग अलग सेंटर प्रोवाइड करते हैं, आपके पास ऑटोकैड का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर देना। क्योंकि कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा और कौन सा वैलिड नहीं होगा अभी भी उस चीज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने में एचएसएससी असफल रही है। और मैं अपना पर्सनल बताऊं तो भाई मेरा तो यही कहना है, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है ऑटोकैड का, ऑटोडेस्क का, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर देना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब की तब देखी जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी इसके अंदर कोर्ट केस हुआ था और उसको भी मैंने अच्छे तरीके से देखा था भाई क्या केस था या भाई क्या चीज़ें थी। तो इसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि भाई कौन सा ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, किसको आप ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर मानोगे। और अभी भी वही वाला कन्फ्यूजन इसके अंदर बना हुआ है। तो भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो जो चीज़ें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी, कौन कौन सा फॉर्म आप भर सकते हो वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि भाई जो ओल्ड एडवर्टीजमेंट थी वो ये थी और ओल्ड ग्रुप नंबर ये था और नया ग्रुप नंबर उसका हमने ये बना दिया। जैसे कि जो ड्राफ्ट्समैन सिविल थी 26 नंबर ग्रुप था उसका पहले, अब उसका नया ग्रुप क्या बना दिया, 2 नंबर ग्रुप उसका नया बना दिया है। और उसके अलावा आप ये दूसरे भी देख सकते हो जैसे कि जूनियर मैकेनिक वगैरह हैं तो उनका 29 नंबर ग्रुप था, अब उनका नया ग्रुप 4 नंबर बना दिया। यानी कि जो पहले पोस्ट निकली थी लेकिन उनका पेपर नहीं हो पाया था, अब उनको इसमें एक तरीके से री एडवर्टीज कर दिया गया है। तो भाई जो स्टूडेंट वेट करने लग रहे थे एचएसएससी सीईटी मेंस का नोटिफिकेशन कब निकलेगा, खास करके सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया खुशखबरी है और आप इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौका है। अब बात कर लेते हैं भाई इसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस इसके अंदर सेम टू सेम वही है जो पिछली बार सिलेबस आया था। सिलेबस के अंदर कोई खास डिफरेंस इसके अंदर आया नहीं है, सेम वही 20 नंबर के। तो जो वही जनरल से सब्जेक्ट आपके सारे के सारे जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, तो इसको तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे और हर सब्जेक्ट से 2-2 3-3 क्वेश्चन आने, वो नॉर्मली आपने पढ़ भी रखे होंगे और आप इजीली उनको कर दोगे। फिर आ जाता है 10 नंबर का आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप यूट्यूब से कोई आपको टीचर बढ़िया लगता है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और 70 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा। और टेक्निकल भी आप वैसे तो यूट्यूब से कर ही सकते हो, जो पिछली बार सिलेबस था वहीं अब की बार सिलेबस है। सिलेबस के अंदर कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, सेम टू सेम सिलेबस आपका पिछली बार वाला ही है। तो भाई इसके अंदर सिलेबस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उसके रिगार्डिंग सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कितने बच्चे बुलाए जाएंगे अगले राउंड में उसको भी देख लेते हैं। तो जो सीईटी नोटिफिकेशन है उसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीजमेंट है उसका 10 गुना बच्चे अगले राउंड के अंदर बुलाए जाएंगे। सेम यही लाइन पिछली बार लिखी गई थी, पिछली बार लिखा गया था 4 टाइम द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीजमेंट। तो पहले 4 गुना था, अब 10 गुना हो गया है, बस उतना ही फर्क पड़ा है। लेकिन होने की उम्मीद अब की बार भी पोस्ट वाइज ही है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन को देखने से ऐसे नहीं लगने लग रहा कि भाई ग्रुप वाइज ही होगा। अगर ग्रुप वाइज हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप ज़्यादा उम्मीद ना लगा के रखो ग्रुप वाइज होने की, तो ही बढ़िया है। पोस्ट वाइज होने की ज़्यादा उम्मीद है। अब कट ऑफ वगैरह क्या जा सकती है, तो भाई 10 गुना अब की बार बुलाए जाएंगे बच्चे और पोस्ट भी अच्छी खासी संख्या में। जैसे हम ग्रुप नंबर 26 की बात करें
लेकिन बच्चों के नंबर भी ज़्यादा आए हैं, तो 60 से लेकर 65 नंबर प्लस जिसके नंबर है वहीं अपनी उम्मीद लगा के रखे। जिसके 60-65 से कम नंबर है वो अपनी उम्मीद इसके अंदर ना लगा के रखे। और जिन जिन ग्रुप के अंदर एक्सपीरियंस मांग रखा है या भाई कोई स्पेशलाइज चीज़ मांग रखी है, जैसे कि ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंदर क्या मांग रखे है आपसे, ऑटोकैड का सर्टिफिकेट मांग रखा है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं 55 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन उससे कम ज़्यादा जाने की उम्मीद इतनी कोई खास है नहीं। एग्जैक्ट एनालिसिस में आपको प्रोवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक एचएसएससी रिलीज़ नहीं करेगी डिटेल स्कोर कार्ड से भी बच्चों का, तब तक हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट क्या कट ऑफ रहेगी। वो हम तभी बता पाएंगे तब भाई हमारे पास जब सभी का स्कोर कार्ड अवेलेबल हो। और ऐसे मैं कह दूँ भाई 3 डेसिमल पॉइंट तक मेरी सबसे एक्यूरेट और बिना किसी डाटा के, तो उस चीज़ का कोई मतलब है ही नहीं। क्योंकि आज से पहले मैंने जब भी आपको कट ऑफ प्रोवाइड करी प्रॉपर डाटा के आधार पर प्रोवाइड करी है और हमेशा वो सही ही रही है। अब ये तो एक गैस वर्क वाली बात मैं आपको बताने लग रहा हूँ, अंदाजा से आपको बता रहा हूँ कि भाई इतनी सी कट ऑफ रहेगी। तो जिस ग्रुप के अंदर एक्सपीरियंस मांग रखा है और भाई कोई सर्टिफिकेट मांग रखा है, उसके अंदर तो आप मान के चलो आप 55 नंबर के आसपास। और जिसमें जनरल सी पोस्ट है, जैसे कि हमने ग्रुप नंबर 2 के अंदर भाई ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट देखी, तो उसके लिए आप 60-65 नंबर प्लस जिसके नंबर है वहीं अपनी उम्मीद लगा के चले। उससे कम नंबर वाला अपनी कोई ज़्यादा उम्मीद लगा के ना चले। बाकी तैयारी आप करते रहिए, सिलेबस वही है जो पिछली बार आया था। और जेई सिविल का जो पेपर होगा उसके अंदर भी आपका है काम आने वाला है। और जो कंप्यूटर हो गई, जीके वगैरह हो गई, तो वो तो आपके जो भाई कॉमन ग्रेजुएशन लेवल के और 12th लेवल के एग्जाम होंगे उनके अंदर भी आपके काम आएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं, तैयारी आप करते रहिए। लेकिन ये मैंने बस आपको एक अंदाज़ा देने के लिए भाई सेफ स्कोर सा कह दिया, 60-65 प्लस जिसके नंबर है वहीं ज़्यादा उम्मीद लगा के रखना। उससे कम नंबर वाला अपनी उम्मीद ना ही लगा के रखे तो बढ़िया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी आपको क्लियर हो गई होंगी। और जो कोई और चीज़ें बच जाती हैं, भाई फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो हम 2 फरवरी को देख लेंगे। और बीच बीच में और चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चलती जाएंगी, या भाई मेरे को लगता है भाई आपको बताने ज़रूरी है, वो मैं वीडियो बना के आपके लिए बना दूंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।